पर्यटन केंद्र के रूप में दुनिया भर में मशहूर थाईलैंड अपने सौंदर्य, आतिथ्य और बौद्ध भारतीय संस्कृति भाषा से जुड़ाव के कारण भारतीयों को हमेशा से आकर्षित करता रहा है। मुस्कानों के देश, जैस्मिन चावल और सर्वाधिक बौद्ध मतानुयायियों के लिए प्रसिद्ध थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के थॉमस विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ पर जब दिल्ली की विदुषी डॉक्टर करुणा शर्मा की नियुक्ति हुई, तो किसी को नहीं मालूम था कि अपने 4 सालों के कार्यकाल में उनकी खोजी दृष्टि थाईलैंड के कितने नए रूप रंग दुनिया के सामने लाने जा रही है। इसी खोजबीन में डॉक्टर करुणा शर्मा के हाथ लगी एक अद्भुत पुस्तक, थाई टाइज। थाईलैंड से जुड़ी छोटी बड़ी प्रचुर जानकारियां इस किताब में थी। डॉक्टर करुणा शर्मा ने थाई एकता सूत्र शीर्षक से अपनी किताब में इन खूबियों को बहुत रोचक ढंग से हिंदी में प्रस्तुत किया है। इनमें शामिल हैं मुस्कानें, ताबीज, भू देवता के जगह जगह स्थापित मंदिर, त्योहार, मुखौटा नृत्य और अभिवादन की एक खास शैली वाई। ये तो एक बहुत मोटी रूपरेखा भर है। आज मन के मौसम में हमने स्वयं डॉक्टर करुणा शर्मा को आमंत्रित किया है। नमस्कार डॉक्टर करुणा शर्मा, बहुत स्वागत है आपका मन के मौसम में। नमस्कार नीलम जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मन के मौसम में आमंत्रित करने के लिए। तो करुणा जी, सबसे पहले हम चाहेंगे आप अपनी पुस्तक थाई एकता सूत्र के कुछ सूत्र हमारे श्रोताओं से भी साझा करें। कैसे योजना बनी इस पुस्तक की? नीलम जी, ये तो सच बात है कि जिज्ञासा तो प्रत्येक व्यक्ति में ही होती है, लेकिन जब मैं थाईलैंड पहुंची और जब मैंने वहां पर अपनी भारतीय संस्कृति से अतिरिक्त विशेषताओं को वहां पर देखा, जैसे कि हर समय मुस्कुराते हुए चेहरे, जगह जगह बनी मंदिर नुमा आकृतियां, उनके नमस्कार करने की एक विशेष शैली आदि, जब मैंने बहुत सारी चीजें देखी, थाई भाषा की एक अलग विशेषता है, बोलने में अलग, लिखने में अलग, ऐसी सब कुछ बातों को देखा, तो मैं बार बार अपने आप से प्रश्न करती रही कि ऐसा क्यों। क्योंकि वहां पर जब मैं पहुंची तो बहुत ज्यादा लोग मेरे परिचित नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जब परिचय बढ़ा तो एक दिन भारत से हिंदी पढ़कर गए एक हिंदी विद्वान कित्ती फोंग बुनकर जब जी। मुझसे मिले, तो मैंने उनके सामने, क्योंकि वो थोड़ी हिंदी जानते थे, तो मैंने अपनी बहुत सारी जिज्ञासाएं और बहुत सारे प्रश्न उनके सामने रखे। हम्म। तो उन्होंने कहा, आपकी जिज्ञासाएं तो बहुत है, मैं आपको एक पुस्तक दूंगा जो आप पढ़ेंगे और आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। जी। तो वो मुझे अगले दिन ही आकर थाई टाइज दे गए और जब मैंने पढ़ा और तो मेरे प्रश्नों का समाधान तो मुझे मिल गया था, लेकिन मेरे मन में फिर एक जिज्ञासा ये जगी कि यदि थाईलैंड की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता इतनी है, तो क्यों ना विश्व पटल के सम्मुख, विश्व पटल में रहने वाले हिंदी भाषियों के सम्मुख क्यों ना उन विशेषताओं को उजागर किया जाए। जी। तब जी। मैंने थाई टाइज को थाई एकता सूत्र के रूप में हिंदी में अनुदित किया। जी। ये तो थी इस पुस्तक की योजना। जी। तो जी, वहाँ तो काफी आपने शुरू में ही बताया कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आपको लिखने पर बल्कि सोचने पे मजबूर कर रही थी कि इन विविधताओं को लोग जानते ही नहीं है। एक मोटी रूपरेखा होती है ना, जो विज्ञापनों में लोग देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि जो प्रचार के लिए, पर्यटन के प्रचार के लिए चीजें होती, उतनी जानकारी होती है, पर आपकी तो दृष्टि दूसरी थी। तो क्या क्या चीजें फिर आपने इसमें अच्छा समेटी है? नीलम जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। थाईलैंड में ताबीजों और तंत्र मंत्रों का बहुत प्रभाव देखने को मिला। जी। और क्योंकि थाई लोग ये मानते हैं कि ताबीजों और तंत्र मंत्रों में अपने उपासकों को हानि तथा आपदाओं से बचाने की शक्ति होती है। तो ये उन, और वो ये भी मानते हैं कि जो तंत्र मंत्र हैं या जो ताबीज है, वे उनके लिए सुख समृद्धि लाते हैं, व्यापार में वृद्धि करते हैं और उनकी लोकप्रियता भी बढ़ाते हैं। जी। तो उन इस मानसिकता के आधार पर थाई बाजार में बहुत सारे ताबीज देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ताबीज हैं वे हैं भगवान बुद्ध की छोटी छोटी मूर्तियां। अच्छा। तो ये थाई लोग इन मूर्तियों को सोने की चेन में डालकर अपने गले में पहनते हैं। तो इसके पीछे उनकी मान्यता यह है कि भगवान बुद्ध मूर्तियों के रूप में सदैव उनकी रक्षा करेंगे और उन पर कृपा करते रहेंगे।
जी। लेकिन एक दूसरे प्रकार का भी ताबीज वहां पर देखने को मिला जो बेलनाकार था। हम्म। और उस बेलनाकार ताबीज को थाई भाषा में ताकुत कहा जाता है। अच्छा। तो ये तो ताबीज को बनाने की शैली बिल्कुल अलग है। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, इस प्रकार के ताबीज सोने, चांदी अथवा तांबे के छोटे छोटे टुकड़ों में ये बौद्ध भिक्षु उस पर तंत्र मंत्र या प्रतीक चिन्ह करते हैं। हम्म। और उसे अलौकिक शक्तियों से संपन्न करने के लिए एक धर्मानुष्ठान में पवित्र भी करते हैं। तब जी। ये ताबीज भाई लोग सोने के भगवान बुद्ध की मूर्तियों के साथ साथ उसको भी गले में डालकर पहनते हैं। और वहां हम्म। पर इन ताबीजों को जो पुरुष लोग हैं, जो बेलनाकार आकृति वाले ताबीज हैं, इनको पुरुष लोग अपनी कमर के चारों ओर भी पहन सकते अच्छा। हैं। ये अच्छा। तो ताबीजों के बारे में एक बात रही। हम्म। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब मैंने जगह जगह व्यक्तिगत जमीनों पर भी और सरकारी कारखानों, अस्पतालों, कार्यालयों, बाजारों और जो व्यावसायिक केंद्र होते थे उन पर भी मैंने मंदिरनुमा जब आकृतियां देखी तो उसके बारे में तो मेरी बहुत अधिक जिज्ञासा थी। तो हम्म। जब मैंने उस पुस्तक में पढ़ा कि ये भूमि के प्रत्येक खंड की एक देवता द्वारा रक्षा की जाती है। अच्छा। हाँ, जिसे प्रापूम हम्म। अर्थात भूमि देवता का मंदिर कहा जाता है। जी। यह जी। कंक्रीट अथवा लकड़ी का बना हुआ होता है। हम्म। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जमीन पर मंदिर का निर्माण कराना चाहता है तो हम्म। उसके लिए उसे ब्राह्मण पुजारी द्वारा अनुष्ठान को का आयोजन करना पड़ता है और तब रक्षक देवता को आमंत्रित करना पड़ता है अच्छा। उस मंदिर में। और जो हम्म। मंदिर बनकर तैयार हो जाता है तब रक्षक देवता के लिए वो लोग भोजन, फूल, मोमबत्तियां, सुगंधित अगरबत्तियां तक अर्पित करते हैं हर रोज। हम्म। अच्छा, एक और खास बात मैंने क्या देखी हम्म। कि यदि कोई अतिथि उस मंदिर से बने परिसर में आ जाता है और वहां पर सोता है तो सोने से पहले उसे रक्षक देवता के पास जाकर अनुमति लेनी पड़ती है। अच्छा। जी। हाँ, और पूरा पूरा मतलब उसकी पूरा रीति रिवाज है सारी जी जी। चीजों के। और अगर वो मान लो ऐसा करने में सफल मतलब असमर्थ है, मान लो किसी कारणवश वो अनुमति नहीं ले पाया, हम्म। तो जब वो जाएगा ना उस मंदिर परिसर से जब वो निकलेगा तो वो वहां पर जाएगा भूदेवता के मंदिर में हम्म। और रक्षक देवता से क्षमा मांगकर फिर उनसे हाँ। विदा ले। जी। जी। ये बहुत, जहाँ पर हम रहते थे वहां पर भी एक मंदिर था तो मैं उसको भी बार बार देखती थी जा जाकर। जी। अच्छा, और एक बात और मैं आपको बताऊं, थाईलैंड में अंधविश्वास बहुत है। इतने अच्छा। अधिक अंधविश्वास है, हाँ बहुत अधिक अंधविश्वास है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जाने वाला है हम्म। तो उसको घर के अंदर अगर कुछ छिपकली है और वो आवाज कर दे हम्म। तो भाई लोग मानते हैं कि उस व्यक्ति को, जाने वाले व्यक्ति को जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा। अगर वो जाएगा तो कोई बहुत बड़ा दुर्भाग्य या अच्छा। दुर्घटना उसके साथ हो सकती है। हम्म। और दूसरी बात क्या है, वहां पर उल्लू को भी घोर अपशकुन का सूचक मानते हैं। अच्छा। हाँ, वे लोग मानते हैं कि यदि उल्लू किसी के घर के ऊपर से उड़ जाए हम्म। या किसी के घर की छत पर बैठ जाए तो हम्म। आप ये समझ लीजिए कि उस परिवार में किसी ना किसी व्यक्ति की मौत होने वाली है। अरे। ऐसे ही एक चंदन गो है, हम्म। सब आकार का एक चंदन गो जानवर होता है। हम्म। वो तो बहुत ज्यादा अशुभ का सूचक मानते हैं। हम्म। अगर वो चंदन गो किसी व्यक्ति के घर में प्रवेश कर जाए हम्म। तो आप ये सोचिए उस व्यक्ति को उस अपशकुन का निपटारा करने के लिए स्थान शुद्धि का अनुष्ठान करना पड़ता है। हम्म। और एक और दूसरा एक अंधविश्वास ये है कि यदि किसी भवन के परिसर में कोई मधुमक्खी छत्ता बना लेती है हम्म। तो वहां तब ये लोग मानते हैं कि वहां पर उस भवन के मालिक का कुछ ना कुछ भला होने वाला है, कुछ ना कुछ कल्याण होने वाला है। अच्छा। जी। जी। इसी जी। प्रकार मछली है, सर्प मीन है, पक्ष और अन्य अनेक तरह के पक्षी हैं, कछुए हैं, हम्म। इनको छोड़ना संकट दूर करने के रूप में माना जाता है हम्म। और पुण्य संचित करने के रूप में भी इन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है। जी। तो ऐसा एक अंधविश्वास इनके यहाँ पेड़ों को लेकर भी है। हम्म। कई लोग ये मानते हैं कि देवता विशाल व ऊंचे पेड़ों पर निवास करते हैं और ये देवता उनके घरों में सुख समृद्धि तक ला सकते हैं। जी। तो वे जो थाई लोग हैं उन्हें उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेंटें हम्म। अर्पित करते हैं। जैसे
आदर के प्रतीक के रूप में पेड़ों के चारों ओर शिफॉन के रंगीन टुकड़े बांधे जाते हैं। हम्म। और कुछ विशेष प्रकार के पौधे होते हैं, जैसे मयूम, जिसे हिंदी में काक बदरी का पेड़ कहा जाता है, जी। जो सब हित का सूचक है। खनून, जिसे कटहल का पेड़ कहते हैं, वो सहारा देने का सूचक मानते हैं। मखाम, इमली का पेड़, जो आदर सूचक होता है। ऐसे शुभ सूचक पेड़ों को घरों में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और किंतु कुछ ऐसे हैं जिन्हें घर के अंदर, घर के परिसर के बाहर लगाना उचित नहीं मानते, जैसे पीपल का पेड़, तो ये मंदिर परिसर में ही लगाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान प्राप्त किया था। ऐसे लेंथोम, फ्रेंजीपानी, जो ऐसे पेड़ है वो शोक सूचक माने जाते हैं, इसलिए इन्हें घरों में लगाया ही नहीं जाता। जी जी। इसके साथ साथ अगर संख्याओं की बात करें तो संख्याओं को लेकर भी वहाँ बड़ा अंधविश्वास है। 9 संख्या बहुत शुभ सूचक मानी जाती है और 13 संख्या बहुत अशुभ सूचक मानी जाती है। 13 संख्या को तो लोग लिखते भी नहीं है, अपने फ्लैटों में भी नंबर नहीं डालते। अच्छा। जी। और स्त्रियों को लेकर जो अंधविश्वास है उसे देखकर तो आश्चर्य में ही भर गई मैं, क्योंकि वहाँ जो, हाँ, स्त्रियों को लेकर वो कहते हैं स्त्रियों के कपड़ों के साथ पुरुषों के कपड़ों को नहीं धोना चाहिए। अच्छा। हाँ, और पुरुषों के कपड़े ऊपर वाली रस्सी पर फैलाने चाहिए और स्त्रियों के कपड़े नीचे वाली रस्सी पर। ये तो बिल्कुल ये है कि मतलब एक मानसिकता दर्शाता है ना, कि जो एक वर्ग भेद माना जाता है स्त्री पुरुष के बीच में, कि ऊपर कपड़ा किसका सूखेगा, नीचे किसका सूखेगा। चलिए, वो तो हाँ, मानसिकता और मान्यता हर जगह की उस तरह से होती है। और क्या क्या चीजें हैं, बड़ा दिलचस्प है सब। और इसके साथ साथ अगर पुरुषों ने जो ताबीज पहन रखे हैं ना, अगर तो वो स्त्रियां नहीं छू सकती, उन ताबीजों को स्त्रियां नहीं छू सकती। अच्छा। और जो काला रंग है वो बहुत अशुभ सूचक माना जाता था किसी जमाने में, लेकिन जब मैंने वहाँ पर पुस्तक में जब ये पढ़ा और वहाँ पर देखा तो काला रंग तो आमतौर पर थाई लोग पहनते थे। एक वहाँ पर एक पर्व मनाया था, लॉय क्रथोंग। बड़ा ही प्रसिद्ध त्योहार है। तो लॉय का अर्थ होता है तैरना, और क्रथोंग का अर्थ होता है खिले हुए कमल के आकार में केले के पत्तों से बनाए जाने वाला तर्पण पात्र। तो वहाँ पर तो बहुत ही कलात्मक हो गया। बहुत सुंदर लगता है। इस पर्व में तो मैंने खुद भी हिस्सा लिया था, और जहाँ पर जाकर मुझे बहुत खुशी मिली थी। तो वहाँ पर क्या करते हैं थाई लोग, प्रथम जो तर्पण पात्र होता है उसमें जलती हुई मोमबत्तियां, सुगंधित अगरबत्तियां और फूल रखते हैं, और जलती हुई मोमबत्तियों को वो हाथ से नदी में प्रवाहित कर देते हैं। और कुछ लोग कथौन में बालों का गुच्छा, कटे हुए नाखून और कुछ सिक्के भी रखते हैं। तो इसके मनाने के पीछे भी बड़ी भारी मान्यताएं हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत में नीरंजारा नदी है, उसमें भगवान बुद्ध के चरण चिन्ह अंकित है, तो इसलिए उन चरण चिन्हों पर तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए त्योहार मनाया जाता है। अच्छा। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नदी की अधिष्ठात्री देवी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, और नदी का किसी प्रकार से यदि दुरुपयोग हो गया तो क्षमा याचना करने के लिए त्योहार मनाया जाता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि क्रथोंग, अगर हम क्रथोंग बहाते हैं तो हमारे संकट भी बह जाते हैं। जबकि वहाँ का जो युवा वर्ग है, वहाँ मैंने देखा है कि युवा वर्ग जो है वो बहुत उत्साह के साथ अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ मिलकर ये पर्व मनाने के लिए पहुंचता है। तो वो लोग ये मानते हैं कि क्रथोंग, यदि वे दोनों मिलकर क्रथोंग बहाते हैं तो ये, और वो क्रथोंग बहता रहता है और मोमबत्ती जलती रहती है हवा के, शुभ मानते होंगे उसको। हाँ, तो ये मानते हैं कि उनका प्रेम भी ऐसे ही हमेशा सुरक्षित रहेगा। बहुत ही कलात्मक हुआ है। जी जी। जैसे हमारे यहाँ होली मनाई जाती है, वैसे ही वहाँ पर संक्रांत त्योहार मनाया जाता है। अच्छा। तो थाईलैंड में पानी फेंकने वाले त्योहार के रूप में संक्रांत ही प्रसिद्ध है संसार भर में। और इस संक्रांत पर्व पर भी मैंने गया था और देखा बहुत देशों विदेश से लोग आते हैं संक्रांत उत्सव मनाने के लिए। अच्छा। तो लेकिन वास्तव में जो थाई नववर्ष का आधिकारिक रूप से 13 अप्रैल को मनाया जाने वाला त्योहार है ये। 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ये संक्रांत पर्व वहाँ पर मनाया जाता है। और इस त्योहार की जो खासियत होती है वो होती है पुण्य कमाना, माता पिता और गुरुजनों के प्रति सम्मान व्यक्त करना, दूसरे लोगों के प्रति दया भावना रखना। और इस दिन लोग और मंदिरों में जाकर बौद्ध भिक्षुओं को भोजन भेंट करते हैं
भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को स्नान कराते हैं और पुण्य कमाने के उद्देश्य से ये लोग मंदिरों के परिसर में रेत भी एकत्रित करते हैं। और क्योंकि मंदिर के लिए रेत एकत्रित करना मंदिर के रख रखाव का एक विलक्षण तरीका माना जाता है। सही बात कह रही हैं आप। जी। और इसी तरह से संक्रांत के अवसर पर मूल रूप से क्या होता था कि संक्रांत के पर्व पर जो थाई बच्चे होते थे वो अपने माता पिता और बड़े संबंधियों के हाथों पर सुगंधित जल डालकर आदर व्यक्त करते हैं और उन्हें चमेली के फूलों की मालाएं देते हैं। अच्छा। उसके बदले में बड़े लोग छोटे लोगों को भाग्यशाली, प्रसन्न और समृद्ध होने का आशीर्वाद देते हैं। जी। किंतु जैसे हमारे यहाँ भी जैसे होली मनाने का मकसद कुछ और था, लेकिन जिस तरह से जो उसके अंदर कमियां आ गई हैं, ऐसे ही वहां पर भी ये जो मूल रूप से जो मौलिक उद्देश्य उसका रहा वो तो नष्ट हो गया है। अब जो थाई युवा है केवल रंगों को, पानी को फेंकते हैं एक दूसरे को और इस तरह से मनाते हुए देखे जा सकते हैं। मनोरंजन जुड़ गया उसके साथ। मनोरंजन जुड़ गया, मतलब जो मूल उद्देश्य था वो खत्म हो गया वहाँ। ऐसे ही वहाँ पर जैसे आपने बताया कि मुस्कानों का देश है भारत। जी जी। थाईलैंड मुस्कानों का देश है। ऐसे ये बात आप ही नहीं कह रही है, ये बात मैं भी नहीं कह रही हूँ, ये बात वहाँ की यात्रा विवरण पुस्तिकाओं में, इश्तेहारों में और संदर्शिकाओं में पढ़ने को मिल जाएगा। जी। बहुत से लेखकों ने भी थाईलैंड में मुस्कुराते हुए लोगों के विषय में अपने अनुभव भी लिखे हैं और ये माना भी है कि थाई लोग बहुत खुश रहते हैं क्योंकि वे हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, यहाँ तक कि कठिन परिस्थितियों में। हाँ, नहीं, एक स्वाभाविक सी बात है ना, इस तरह से जैसे होता है ना कि कोई बहुत आप चिंता परेशानी और हर समय आप निगेटिव सोचते रहो, नकारात्मक सोचने वाले के लिए मुस्कुराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप मुस्कुरा लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आप अपने आप ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं, अपने आप ही हल कर लेते हैं। मुस्कुराते ही कितना ही तेज कोई आपसे लड़ने जूझने आने वाला हो, लेकिन दूसरे की एक निश्चल मुस्कुराहट जो होती है वो एक चीजों को सबको मतलब डाइल्यूट कर देती है, हल्का कर देती है। मुस्कुराहट तो बहुत बड़ा नुस्खा है। ये तो सच बात है। लेकिन अब थाई लोगों के बारे में जो मैं आगे बताने जा रही हूँ उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगी। हाँ, अब तो बराबर चौंका रही हैं। बताएं, जरूर बताएं। ये तो सच है कि वे हर समय मुस्कुराते रहते हैं थाई लोग, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि जो मुस्कान वे दिखाते हैं उसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वे खुश हैं। उनके मुस्कुराने का तरीका ही बता देता है कि उस समय उनका भाव किस प्रकार का है। वाह, ये तो और भी बढ़िया बात बताई आपने। मुस्कुराते समय मुख, आंखों, भौहों और नाक की आकृति से प्रकट चेहरे के भाव उनकी मुस्कान के सूक्ष्म अर्थ को व्यक्त करते हैं। ये अर्थी थाइयों को बिना बोले ही प्रत्येक स्थिति में मुस्कुराहटों के माध्यम से संप्रेषण में सक्षम बनाते हैं। जैसे हाँ, ना, सवादी, धन्यवाद, क्षमा कीजिए, और तो और, मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझती आदि कहने के स्थान पर वो सब बातें मुस्कुराहट के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं। तो मुस्कुराहट को समझने की जरूरत होती है कि क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी। और इसके अलावा उनकी मुस्कुराहटों के विविध प्रकार होने के कारण, एक आश्चर्य की बात और बता रही हूँ मैं आपको कि उनकी मुस्कुराहटों के विविध प्रकार होने के कारण ही थाई शब्दकोश 1999 में मुस्कान की अनेक प्रकार की आकृति वाले शब्द भी देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। जैसे यिम छेंग शब्द है शब्दकोश में, जिसका अर्थ होता है कि स्पष्ट मुस्कान। यिम हैंग नीरस मुस्कान। यिम खोयन लज्जाजनक स्थिति में मुस्कान। यिम वान मधुर मुस्कान। तो ये जो जानकारी जब मुझे मिली तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। और अब मैं आपको वाई के बारे में बताती हूँ, वाई क्या है। जी, ये वाई जो है वहां पर अभिवादन करने की एक मुद्रा होती है जिसमें थाई लोग अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर अपने वक्षस्थल तक लाते हैं और फिर सिर झुकाते हैं। सिर को वे इतना झुकाते हैं कि मध्यमा अंगुली का अग्रभाग नाक के अग्रभाग का स्पर्श कर ले तथा
शरीर के बराबर में सटी रहे। हम्म। तो जो उनकी ये मुद्रा है, ये प्रणाम करने को सूचित करती है, विदा करने, प्रशंसा करने, क्षमा मांगने, प्रार्थना करने, याचना करने आदि को व्यक्त करती है। और जो ये अगुवाई करने की मुद्रा है, ये भाई बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है। जी जी। बचपन से ही बच्चे जब घर छोड़ते हैं तो अपने माता पिता को वाही करते हैं, विद्यालय में पहुंचते हैं तो अपने शिक्षकों को वाही करते हैं, और भी शिक्षकों से उनका कोई भी काम होता है तो वाही करके ही वो उसकी अनुमति लेते हैं। जी अब जब वे घर पर आते हैं फिर आने के बाद फिर उसी शैली में वाही करते हैं। हम्म। अच्छा, बड़े लोगों को वाही का जवाब देना बहुत जरूरी नहीं माना जाता, लेकिन अगर बड़े लोग भी उनका जवाब देते हैं तो भी वो, तो बड़े लोग भी क्या करते हैं, वो लोग झुकते तो नहीं है, लेकिन वो जुड़ी हुई हथेलियों के साथ हाथों को वक्षस्थल की ऊंचाई तक ले जाते हैं। इस तरीके को रैप वाई कहा जाता है। जवाब देते हैं इस तरह से है। जी जी। अभिवादन का। जी। ऐसे ही थाई भाषा में एक नृत्य कला होती है जिसे खौन कहते हैं, और उसे मुखौटा नृत्य कहा जाता है। ये भी एक थाई प्रतिष्ठित नाटक है जिसमें थाई कलाओं और हस्तशिल्पों के अनेक विषयों का मेल होता है। मुखौटा बनाने के लिए ढलाई, चित्रकला और मूर्ति कला का ज्ञान आवश्यक होता है। जी। जो खौन, जो मुखौटा नृत्य है, उसका जो प्रदर्शन होता है वो कुछ खास अवसरों पर ही होता है, जैसे राजसी परिवार के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की अंत्येष्टि हो, महत्वपूर्ण घटनाओं का आयोजन हो, अथवा सामान्य उत्सवों के एक कोई भाग के रूप में उसका अभिनय किया जाता है। लेकिन अगर किसी कहानी का अभिनय किया जाता है तो वह रामायण, जिसमें पात्रों को 3 मुख्य समूह में बांट दिया जाता है, मानव, दानव और वानर। मानव पात्रों के अतिरिक्त सभी पात्र मुखौटे पहनते हैं। मुखौटों के साथ वेशभूषा की बनावट और रंग पात्रों की विशेषता और उनकी पहचान बताते हैं। खौन अभिनय गायन शैली में होता है और उसके साथ वोंग पी फा अर्थात कलाकार मंडली और गायन मंडली होती है। जी। अभिनेता जो होते हैं वो गाते और बोलते नहीं है, वे केवल संगीत पर नृत्य करते रहते हैं अथवा संवादों के अनुरूप भाव मुद्राएं बनाते हैं। उसका संगीत, जब वो जो संगीत वहां पर बजता है वो संगीत ही उनके समक्ष, जो दर्शक होते हैं उनके समक्ष अर्थ को स्पष्ट कर देता है। और जो खौन नृत्य है ये अपनी उत्कृष्ट वेशभूषा और शीर्ष सज्जा के कारण बहुत ही ज्यादा भव्य होता है। तो ये मैंने आपको थाई एकता सूत्र में वर्णित कुछ सामाजिक सांस्कृतिक विशिष्टताओं के बारे में मैंने आपको बताया। जी। यदि श्रोतागण थाईलैंड की सामाजिक सांस्कृतिक विशिष्टताओं के बारे में विस्तार से जानना चाहते हो तो वो थाई एकता सूत्र करुणा शर्मा ये कहाँ से कैसे मिल सकती है किताब? ये एम्बेसी ऑफ इंडिया बैंकॉक की वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगी और वे इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपनी जिज्ञासाएं शांत कर सकते हैं। बिल्कुल, जिज्ञासाएं तो अनंत पैदा हो गई होंगी इस पूरी बातचीत को सुनते हुए, क्योंकि आपने तो संक्षेप में सारी चीजें बता दी। इनके बारे में विस्तार से पढ़ना, और ये एक ऐसा पर्यटन स्थल है ना कि अक्सर लोग वहाँ जाते हैं, तो जब जाने के बाद आप उसको देखिए, समझिए, ये जानकारी लेके जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा आनंद आएगा इन चीजों के बारे में। बिल्कुल सही कह रही है नीलम जी। ये बहुत बड़ा काम आपने किया है, इन चीजों को एक आउटलाइन के रूप में इस तरह से किताब में देकर। और करुणा जी, आपकी एक बड़ी खूबी ये है कि आप में जिज्ञासाएं अनंत है। इसने आपको बहुत नई नई चीजों से मिलवाया। दूसरी खूबी है आपकी शोध दृष्टि, जो आपने अभी सारा डिस्क्रिप्शन दिया, सारा जो आपने ब्यौरेवार चीजें बताई, तो जिस तरह से आप एनालाइज करती, उसे किताब लिखना तो लाजमी हो ही जाता है उसके बाद में, क्योंकि जो ऐसे तो आप सोचिए, महसूस करिए और उसके बाद वो चीज खत्म हो जाए, लेकिन किताब के रूप में आपने सबके लिए उसको सामने लाकर बहुत बड़ा काम किया। ऐसे ही थाई भाषा में आपको लगा कि इसमें बहुत से शब्द संस्कृत और पाली भाषा से मिलते जुलते हैं। इसी सूत्र ने आपको जोड़ा, आपकी जो किताब है थाई भाषा में संस्कृत हिंदी शब्दावली, इसकी रचना के लिए प्रेरित किया।
तो अब हम चाहेंगे कि आप अपनी इस किताब के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं, अपने शोध कार्य के बारे में बताएं। जी, धन्यवाद नीलम जी। ये थाई भाषा में संस्कृत हिंदी शब्दावली की जो योजना बनी, इसके पीछे भी मेरी जिज्ञासाएं थी, क्योंकि जब मैं वहां पर पहुंची तो वहां मैंने थाईलैंड जब मैं पहुंची तो मैंने अनुभव किया कि थाई भाषा में बोलने वाले शब्द अलग प्रकार के हैं, लिखे वो अलग तरीके से जाते हैं। और साथ ही साथ मैंने देखा कि उस भाषा पर संस्कृत पाली भाषा का भी बहुत प्रभाव है। जी तो मैंने वहाँ के जो संस्कृत विद्वान प्रोफेसर चिरापत तपन विद्या हैं, उनसे जी मैंने इस बारे में जाना। तो उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से मुझे ये बताया कि थाई भाषा में संस्कृत पाली का बहुत अधिक प्रभाव है, और यहाँ पर थाई लोगों ने संस्कृत और पाली से संयुक्त रूप से प्रभावित होकर थाई शब्द गढ़ लिए हैं, जिन्हें थाई कॉइन्ड शब्द कहा जाता है। अच्छा। उन्होंने बताया कि इसकी दो कैटेगरी होती है, जैसे जिन्हें पॉपुलर और ऑफिशियल कहा जाता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि थाई भाषा में संस्कृत और पाली दोनों कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत में भी मिलते हैं और पाली में भी मिलते हैं, लेकिन थाइयों ने पाली के रूप को अधिग्रहण किया। जैसे अगति शब्द है जो संस्कृत में भी मिलता है और पाली में भी मिलता है, किंतु पाली में इसका अर्थ पक्षपाती है। तो थाई भाषा में पक्षपाती अर्थ को ही स्वीकार कर लिया गया है। अच्छा, कुछ थाई शब्द संस्कृत के एक शब्द अथवा संस्कृत शब्दों से मिलकर गढ़े गए, जैसे संस्कृत शब्दों में और कारण शब्द दो शब्दों से मिलकर एक शब्द गढ़ा गया जिसका अर्थ होता है हेतकान। जो मिलकर दो शब्द गढ़ा गया वो होता है हेतकान, जिसका अर्थ होता है घटना। लेकिन जबकि संस्कृत शब्द हेतु और कारण अर्थ को व्यक्त करता है, तो उन्होंने अपना ही अर्थ गढ़ लिया। इसके अलावा कुछ शब्द थाई भाषा में जब पहुंच जाते हैं तो वो थाई भाषा वाले अपना ही शब्द अर्थ कर लेते हैं। जैसे संस्कृत का शब्द है प्रज्ञा, और जो थाई भाषा में दर्शन अर्थ को सूचित करता है। जब इतनी सारी जानकारियां मिली तो फिर मैंने प्रोफेसर चिरापत जी से मिलकर कुछ शब्दों की रचना के बारे में सोचा, और क्योंकि समय कम था वहां पर, तो हम लोगों ने मिलकर 800 शब्द मतलब इकट्ठे किए, जिसमें थाई कॉइन्ड शब्द भी थे और दूसरे शब्द भी थे। उसको हमने बिल्कुल अंग्रेजी शब्दावली क्रम में वहां पर इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है, जिसे थाई भाषा में संस्कृत हिंदी शब्दावली नाम दिया। जी जी, 800 शब्द बहुत होते हैं इस तरह से निकालना। जी जी। अच्छा, और इसकी ना जो खासियत क्या है, इसको हमने जैसे आप आमतौर पर जो शब्दकोश आप देखते हैं वैसा शब्दकोश ये नहीं है, हालांकि छोटा ही है लेकिन बिल्कुल अनूठा है, अलग प्रकार का है। इसमें हमने एक उदाहरण से मैं आपको उसका क्रम बताना चाहूंगी कि हमने इसमें 10 स्टेप लिए। तो सबसे पहले स्टेप पर हमने थाई, जैसे एक अंधकार शब्द है, तो अंधकार शब्द को थाई भाषा में बोलने में अंधकान कहा जाता है। अच्छा। तो पहले स्टेप पर हमने अंधकान लिखा रोमन शब्दावली में। फिर उसी शब्द को हमने लिखा थाई लिपि में लिखा। फिर उसी शब्द को हमने देवनागरी लिपि में लिखा। और फिर चौथे स्टेप पर आकर थाई भाषा में ये संज्ञा सर्वनाम क्या है वो बताया, और उसके बाद उसका अर्थ बताया। और पांचवें स्टेप पर हमने थाई भाषा में बोला क्या जाता है, बोला जाता है अंधकार, तो वो अंधकार शब्द लिखा वहां पर रोमन भाषा में। इसके बाद छठे स्टेप पर हमने संस्कृत में ये अंधकार ही लिखा जाता है, बोला जाता है, तो वो लिखा गया। सातवें स्टेप पर अंधकार को रोमन लिपि में लिखा, संस्कृत में, संस्कृत के अंधकार को रोमन लिपि में लिखा, और संस्कृत में यह शब्द संज्ञा है ये भी बताया, और उसके साथ साथ उसका अर्थ भी लिखा गया। जी। फिर 9वें स्टेप पर हमने हिंदी में यह शब्द अंधकार है, पुल्लिंग है, संज्ञा है, तथा इसके अर्थ क्या क्या है ये सब लिखे। और ये शब्द पहले हमने देवनागरी लिपि में लिखे, और 10वें स्टेप पर ये सारी बातें हमने रोमन लिपि में लिखी है। अच्छा अच्छा। और रोमन लिपि में लिखने के लिए हमने हार्वर्ड क्योतो मानकीकृत पद्धति का प्रयोग किया है। पुस्तक में इन सब बातों को समझने के लिए गाइडलाइन भी दी है।
ये जो आपने बताया ना कि जितने स्टेप्स थे, जितने जी जितनी चीजों हिस्सों में बांट कर आपने अर्थ को और तुलनात्मक ढंग से भी बताया है। और जी जी। ये जो भी मतलब भाषा विज्ञानी नहीं है लेकिन हम्म सामान्य जिज्ञासु व्यक्ति है, तो उसकी जितनी जिज्ञासाएं हो सकती है उन सबके आपने स्टेप्स में डाल दिया। ये बिल्कुल। बहुत अच्छा काम किया है। और जी जब इस तरीके से मतलब भाषा अगर सीखने और फिर उसको व्यवहार में लाने की बात होती है, तो वो आपके अंदर जो एक दृष्टि है चीजों को सिर्फ एक कौतुक के रूप में नहीं है कि इस तरह से शब्द का ये मतलब है, ये चीज है। आप चाहती हैं कि वो व्यवहार में भी उतरे, उसको लोग समझ के इस्तेमाल भी करें। तो जी जी ये जी भाषा विज्ञानी वाली जो दृष्टि है, ये भी आपकी बहुत सराहनीय कही जाएगी। और आज तो मतलब ज्ञान का जो है, ज्ञान और उसका बहुत अच्छा संगम हो गया कलात्मकता का। हम बात ठीक है। कर रहे थे ताबीज और भू देवता के मंदिर और अंधविश्वास से उतर के हम बहुत ये संस्कृत हिंदी शब्दावली तो बहुत ही ज्यादा ज्ञान से भरी हुई और बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण काम है आपका। तो जी करुणा जी जी, ये बड़े आश्चर्य और उपलब्धि का प्रसंग है कि एक खास प्रोजेक्ट की तैयारी से आप थाईलैंड की थम्मासॉट यूनिवर्सिटी की हिंदी पीठ गई थी। अपना काम तो आपने किया ही, लेकिन साथ में थाई संस्कृति, समाज और भाषा को लेकर जो अतिरिक्त शोध और लेखन किया, वो आश्चर्य का विषय है। और वहां से लौटने के इतने सालों बाद भी ये चर्चा आज भी सबके लिए बहुत उपयोगी और यादगार है। तो जी करुणा जी, ऐसे ही आप अपना अभियान जारी रखिए और हम अब आपकी किसी नई खोज और किसी नई जानकारी के लिए आपको फिर आमंत्रित करेंगे मन के मौसम में। इतना समय देने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। नमस्कार। जी। नमस्कार नीलम जी। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आपका, क्योंकि ये तो अभी पुस्तक में ही विषय रह गए हैं और आपके माध्यम से ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचेंगे। आपने मुझे मन के मौसम के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। नीलम जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार। करुणा जी, चलते चलते मैं एक बार चाहेंगे आप फिर से बता दें, ये किताबें हमारे सुनने वालों को कहाँ से कैसे मिल सकती है, जी एक बार फिर बता दीजिए। जी। एक बार ये है कि एम्बेसी ऑफ इंडिया बैंकॉक की वेबसाइट पे जाकर जो किताबों का नाम है और मेरा नाम है, जैसे जी थाई थाई भाषा में संस्कृत हिंदी शब्दावली डॉक्टर करुणा शर्मा जी लिखकर आप उस पर जब जाएंगे तो वहां पर मेरे नाम से ये पुस्तक आपको मिल जाएगी और उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में है वो डाउनलोड जी सुविधा, और जी उसे आप पढ़ सकते हैं। जी। बाजार में वैसे अवेलेबल नहीं है किताबें। हाँ, नहीं वो तो एक खास माध्यम से इसको तैयार किया गया है ना, इसीलिए मैंने कहा कि जी लोग सुनना चाहेंगे तो फिर पढ़ना भी चाहेंगे। चलिए करुणा जी, बहुत सारी बातें हुई आज आपसे और बहुत धन्यवाद एक बार फिर मन के मौसम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।